स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात कर रहे हैं पोल्ट्री फार्मिंग, जो मुर्गी पालन की प्रोसेस है। उस मुर्गी पालन के अंदर मुर्गियों को जो आहार दिए जाते हैं, जो भोजन दिया जाता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज का टॉपिक 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 41 का ये लास्ट टॉपिक है और इस टॉपिक के साथ ही चैप्टर नंबर 41 भी आज कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हमने पोल्ट्री फार्मिंग, जो मुर्गी पालन की प्रक्रिया है, उसके बारे में कुछ जानकारियां डिस्कस की थी। तो उसी श्रृंखला में आज हम लोग बात करेंगे पोल्ट्री फूड के बारे में। हिंदी में मैं इसे कहूं तो इसे मुर्गियों का आहार कहा जा सकता है। इसे कुक्कुट आहार के नाम से भी जाना जाता है। तो बात करेंगे आज पोल्ट्री फूड के बारे में, और फिर लास्ट आज हम उन रोगों के बारे में भी बात करेंगे जो मुर्गियों में सामान्यतः होते हैं, और इन रोगों के कारण जो पोल्ट्री फार्मिंग है, मुर्गी पालन की जो क्रिया है, उस पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, उन पे भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले पोल्ट्री फूड के बारे में, कुक्कुट के आहार के बारे में। तो पहली जो जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो सिंपल सी ये है कि जो भोजन या जो आहार मुर्गियों को दिया जाता है, उस आहार के ये 3 काम हो सकते हैं जो मैंने यहां पर ब्लैक बोर्ड पे मेंशन किए हैं। जो पहली बात मैं डिस्कस कर रहा हूं वो ये है कि ये जो आहार या ये जो भोजन मुर्गियों को दिया जाता है, वो मुर्गियों की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, कि जो उनकी पोषण आवश्यकताएं हैं, ये उनको पूरा करने वाला होना चाहिए। एक चीज तो ये हो गई। तो एक पोल्ट्री फूड इस प्रकार का होना चाहिए, या उस पोल्ट्री फूड में ऐसे कंपोनेंट होने चाहिए जो मुर्गियों की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, उनकी पोषण संबंधी
आवश्यकताओं को पूरा करते हो। तो पहली बात हुई न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की। तो जब भी मुर्गियों को आहार दिया जाता है तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि उस आहार में ऐसे घटक पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए जो मुर्गी की पोषण आवश्यकताओं को पूरा करते हो। नंबर 2, ये जो आहार दिए जाते हैं इनका काम ग्रोथ का है, वृद्धि का है। तो जो पोल्ट्री फूड दिया जाता है वो ग्रोथ के लिए, वो वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। तो एक पोल्ट्री फूड में घटक ऐसे होने चाहिए ताकि मुर्गी की पर्याप्त ग्रोथ हो सके। ये दूसरी बात हमने की पोल्ट्री फूड की। नंबर 3, ये जो पोल्ट्री फूड है या जो आहार दिया जाता है वो जनन के लिए उत्तरदायी है, अंडों के लिए उत्तरदायी है। तो पर्याप्त संख्या में अंडे दिए जाएं, इसके लिए पोल्ट्री फूड में वे सभी घटक होने चाहिए जो रिप्रोडक्शन के लिए आवश्यक हो। तो एक पोल्ट्री फूड इन 3 उद्देश्यों को पूरा करने वाला होना चाहिए। और जब भी पोल्ट्री फार्मिंग में, मुर्गी पालन में ये भोजन या आहार मुर्गियों को दिए जाते हैं तो उनमें इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि ये आहार पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करे, ग्रोथ पर्याप्त हो इसका ध्यान रखा जाए और प्रजनन की क्रिया हो इसका ध्यान रखा जाए। अब हम बात करेंगे कि पोल्ट्री फार्मिंग में, मुर्गी पालन में जो डिफरेंट टाइप के यानी जो अलग अलग प्रकार के फूड दिए जाते हैं उन फूड में या उस आहार में मुख्य रूप से क्या क्या होना चाहिए इस पे हम लोग बात कर रहे हैं। नंबर 1, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहां पर कि एक पोल्ट्री जो फूड है उसमें अप्रोक्सीमेटली लगभग बात करें 70 से 80% के आसपास तो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। एक चीज हो गई। नंबर 2, 2 से लेकर 5% तक वसा होनी चाहिए। 10 से 15% के आसपास प्रोटीन होना चाहिए। थोड़ी मात्रा में कैल्शियम है, मैग्नीज है, सॉल्ट है, ये होने चाहिए। तो यहां एक जानकारी हमें पता चलती है कि पोल्ट्री फार्मिंग में जो फूड दिया जाता है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा कार्बोहाइड्रेट की है। अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है। अब ये कार्बोहाइड्रेट
क्यों आवश्यक है मुर्गी के आहार में, इस पे मैं छोटा सा डिस्कशन करूंगा। नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट जो डेली रूटीन एक्टिविटीज हैं, उन दैनिक क्रियाओं को करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी इस कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। एक चीज हो गई। नंबर 2, इसी कार्बोहाइड्रेट से वसा का निर्माण हो जाता है। तो मुर्गियां वसा के निर्माण के लिए भी कार्बोहाइड्रेट को उपयोग में लेती है। अच्छा, तीसरी बात कि कार्बोहाइड्रेट ऐसे घटक हैं भोजन के जो अन्य घटकों की तुलना में सस्ते हैं आर्थिक रूप से। तो मुर्गी पालन में उन आहारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए या दी जाती है जो सस्ते हो। तो कार्बोहाइड्रेट सस्ता है, इजीली अवेलेबल है, सामान्य रूप से सुलभ है, मिल जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का इसलिए परसेंटेज सबसे ज्यादा है मुर्गी के आहार में। अब ये कार्बोहाइड्रेट किस किस रूप में काम में लिए जा सकते हैं, जैसे मक्की के रूप में, चावल के रूप में, जौ के रूप में, ज्वार के रूप में, और आलू भी उबाल कर दिए जा सकते हैं। तो ये मैंने कुछ नाम काम में लिए। ये सभी कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के रूप में मुर्गी पालन में काम में लिए जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के कार्बोहाइड्रेट के स्रोत आपको बताएं। दूसरी बात मैं कर रहा हूं फैट की, वसा की। वसा जो है वो वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए आवश्यक होती है और 2 से 5% जो मात्रा है वो भोजन में या आहार में वसा की होनी चाहिए। अब ये जो वसा है वो वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। अगर आहार में वसा की कमी है तो वृद्धि प्रभावित होती है, वृद्धि धीमी हो जाती है, अंडे जो दिए जा रहे हैं उनकी संख्या में कमी आ जाती है। इसलिए कुक्कुट आहार में पर्याप्त मात्रा में वसा उपस्थित होनी चाहिए और वो हिस्सा हमने डिस्कस किया। 2 से 5% वसा की मात्रा इसमें होनी चाहिए। अब ये वसा विभिन्न प्रकार के तेलों से, सोयाबीन का तेल है उससे, इसके अलावा बिनोले का तेल है उससे वसा प्राप्त हो सकती है। तो इस तरह से ये वसा प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा जो तेल है जो जम जाते हैं उनका उपयोग, चर्बी का उपयोग किया जा सकता है वसा के स्रोत के रूप में। तीसरी बात करेंगे प्रोटीन की। प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि अंडों के निर्माण में प्रोटीन का योगदान होता है। प्रमुख घटक है प्रोटीन अंडे के अंदर। तो 12 से 15% के आसपास प्रोटीन कुक्कुट के आहार में सम्मिलित होना चाहिए। ये प्रोटीन का स्रोत या तो कोई जंतु प्रोटीन हो सकता है, एनिमल प्रोटीन हो गया, या कोई वेजिटेटिव प्रोटीन, किसी पादप से प्राप्त प्रोटीन हो सकता है। तो हमारे पास कुक्कुट आहार में प्रोटीन के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। पहला एनिमल प्रोटीन हो सकता है,
दूसरा वेजिटेटिव प्रोटीन हो सकता है। तो प्रोटीन के कई सारे स्रोत हैं, उसमें से उस प्रोटीन को हम काम में लेंगे जो सस्ता हो, ताकि पोल्ट्री फार्मिंग में कम खर्च में अधिक लाभ कमाया जा सके। मिल्क को भी प्रोटीन के स्रोत के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है, लेकिन वो अधिक महंगा है, इसलिए सामान्यतः उसे अवॉइड किया जाता है। अब बात करेंगे कैल्शियम की। अंडे का एक प्रमुख घटक कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम के स्रोत के रूप में चूने का प्रयोग, लाइम का उपयोग किया जाता है। मैग्नीज की आवश्यकता होती है, इसके अलावा सॉल्ट उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमने बात की डिफरेंट टाइप के पोल्ट्री फूड या मुर्गी के, कुक्कुट के जो आहार थे उनके बारे में। तो अभी तक दो बातें डिस्कस की। एक तो ये डिस्कस की कि जो कुक्कुट के आहार हैं, पोल्ट्री के जो फूड हैं, ये किस प्रकार के होने चाहिए, कौन सी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले होने चाहिए। फिर हमने बात की कि जो पोल्ट्री फूड है, कुक्कुट आहार है, इसके क्या क्या घटक होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, मैग्नीज है, सॉल्ट है। तो इनके बारे में हमने बात की। अब फाइनली हम डिस्कस करेंगे डिजीज के बारे में, रोगों के बारे में, कि जब भी हम पोल्ट्री फार्मिंग की बात करते हैं, मुर्गी पालन की, तो मुर्गी पालन करने से पहले हमें उन रोगों की जानकारी भी होनी चाहिए जो रोग मुर्गियों में सामान्यतः होते हैं, और इन रोगों के कारण जो पोल्ट्री फार्मिंग है, मुर्गी पालन है, उसकी उत्पादन क्षमता घट जाती है। जितने अंडे प्राप्त होने चाहिए उतने अंडे हमें प्राप्त नहीं हो पाते। तो ऐसी कुछ रोग हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे जो मुर्गियों में सामान्यतः होते हैं। तो ऐसी हम एक डिस्कस करेंगे वायरल डिजीज, एक बैक्टीरियल डिजीज की बात करेंगे, और एक हम फंगल डिजीज की, यानी विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग और कवक जनित रोगों के बारे में बात करेंगे। मुर्गियों की एक सबसे सामान्य बीमारी जो वायरस जनित रोग है, उसका नाम है रानी खेत रोग। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है। तो रानी खेत जो रोग है, एक तो वो मुर्गियों का है, कुक्कुट का है, और ये एक वायरस जनित रोग है। इसी प्रकार बैक्टीरियल डिजीज भी है। इसमें आपके 2 प्रमुख रोगों की बात करेंगे, कोराइजा और कॉलेरा। कोराइजा एंड कॉलेरा, ये जो 2 रोग हैं मुर्गियों में, ये जीवाणुओं के संक्रमण के कारण होते हैं। कवक जनित रोगों में ब्रूडर्स एक डिजीज है, ये कवक जनित एक रोग है। इसके अलावा एस्परजिलोसिस, ये भी एक कवक जनित रोग है। तो आज हमने बात की मुर्गियों में होने वाले कुछ सामान्य रोगों की, जिनके कारण जो पोल्ट्री फार्मिंग में नुकसान होता है, मुर्गियों की मृत्यु हो जाती है, उत्पादन क्षमता में कमी आ जाती है। तो आई थिंक आज का जो लेक्चर था अपना पोल्ट्री फार्मिंग, ये उसका लास्ट पार्ट था। इसी के साथ हमने चैप्टर नंबर 41 कंप्लीट कर लिया है। एक क्विक समरी में आपको बता देता हूं, अभी तक हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं।
सबसे पहले हमने डिस्कस किया था जेनेटिक्स के बारे में, आनुवंशिकी के बारे में। उस यूनिट में टोटल 3 चैप्टर्स थे। उसके सभी लेक्चर्स YouTube पे अपलोड किए जा चुके हैं और उनके जो नोट्स हैं उसकी PDF आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड की जा चुकी है। उसके बाद हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव में शुक्र जनन, निषेचन, आर्तव चक्र, तो ये टोटल 4 चैप्टर्स थे इस यूनिट के। इनके भी सभी लेक्चर्स अपने चैनल पे अपलोड हो चुके हैं और इनकी भी PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड की जा चुकी है। उसके बाद हमने ये लास्ट 10th यूनिट ली थी। इसमें हम अप्रोक्सीमेट 5 चैप्टर में से 4 चैप्टर कर चुके हैं। एक चैप्टर है वो फर्दर लेटर डिस्कस करेंगे बाद में, और जो 4 चैप्टर हमने डिस्कस किए उसमें से 3 चैप्टर्स की PDF आपको सेंड की जा चुकी है। इसकी PDF आज आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। आपको इन सभी PDF के फेयर नोट्स अपनी नोटबुक में बनाने हैं। कल से हम एनिमल फिजियोलॉजी, जो हमारी 6 यूनिट हैं, उसमें 5 चैप्टर्स हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 7, एनिमल फिजियोलॉजी की फर्स्ट पार्ट, एनिमल फिजियोलॉजी की सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्किंग भी ज़्यादा है एग्जामिनेशन में इसकी। तो हम कल से ये यूनिट स्टार्ट करेंगे। जब तक आप अपना आज तक का जो काम है वो फेयर कर लें नोटबुक के अंदर अपनी, और ये सभी वीडियोस एक बार दोबारा जब भी आपको समय मिले तो रिवाइज भी कर लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।